ठीक है, सबको पता होगा कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सवाल ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये आएगा मृत कोशिका, ये ध्यान रखिएगा मृत कोशिका का पूछा जाए तो होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दिया जाए जीवित कोशिका का तो आंसर हो जाएगा लुवेल हुक। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से दोनों सवाल में थोड़े से यहाँ पे चीज़ें समझने वाली भी बात होगी, तो ध्यान रखिएगा। सवाल का आंसर टिक करने से पहले एक बात यहाँ पे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल का जो है अध्ययन को क्या कहते हैं, कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जीव द्रव या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये जो वर्ड है ना किसने दिया, तो ये वर्ड दिया है पुरकिंजे ने, पुरकिंजे। ठीक, 1839 में पुरकिंजे ने इसे दिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कोशिका का सिद्धांत, बात है सिद्धांत की हो रही है कि सेल का जो है सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक जिनका नाम है स्लाइडेन और श्वान ने। ठीक, एक तो थे वनस्पति विज्ञान, स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति विज्ञान थे, वहीं श्वान क्या थे, प्राणी विज्ञानी थे, है ना। तो दोनों साइंटिस्ट सो ने कोशिका का सिद्धांत दिया। सवाल नंबर 6 पे आते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है, एक क्या होता है आपका पादप कोशिका। तो कोशिका में ये दो जो आपको टॉपिक में बताया जरूर इसका अध्ययन करें, और उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं से आने वाले सवाल को मैं यहाँ पे ले आऊँ। जैसे कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो केवल और केवल पादप में पाई जाती है। पादप जो होता है ना, पौधे होते हैं, उसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सवाल आएगा अगर ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस में, है ना, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो अगर ऑप्शन में अगर इस तरह से पेड़ का रहे, एक अलग कर दिया जाए जंतु का रहे, तो जंतु में नहीं पाया जाता है। क्या जंतु में, अगर सवाल पूछा जाए जंतु में क्या ये पाया जाता है कोशिका भित्ति, तो नहीं, जंतु में नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ पादप कोशिका में, अगर जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है पौधों में वो होता है सेलुलोज से। वहीं अगर मैं बात करूँ कवक, जो कवक होता है इंग्लिश में कहते हैं फंगी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फंगी। फंगी में जो इसका जो है कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं काइटिन। ठीक, चलिए ये हो गया कोशिका भित्ति। अब आएंगे बात सवाल करेंगे सवाल नंबर 7 पर कि कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली की मैं बात करूँ तो ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और किसका बना होता है, यह बना होता है लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है। ठीक है, यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यहाँ तक तो दोनों बात समझ में आ गई, लेकिन इससे और रिलेटेड एक दो बातें और लिखिए। ये पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, सबसे बाहरी परत होता है कोशिका का। ये इंपॉर्टेंट एक और लिखिए, ये पारगम्य होता है। क्या है, ये पारगम्य होता है, पारगम्य, ये पारगम्य होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, इसका पॉइंट नोट कीजिएगा, ये अर्ध पारगम्य होता है, पारगम्य। ठीक है, तो दोनों बातें, ये पारगम्य होता है, ये अर्ध पारगम्य होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, क्या कि लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम होता क्या है, यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली से कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती कहा जाता है। जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये लाइसोसोम के बारे में आप पढ़ेंगे कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कोशिकीय जो मेटाबॉलिज्म में जब कोई व्यवधान, कोई रुकावट होता है तो कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, और तो क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। इसमें मौजूद जो एंजाइम होती है अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा कि कोशिका मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, जिसमें मौजूद एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राइबोसोम्स।
लाइसोसोम्स की बात होगी, राइबोसोम्स। इसका जो है इसमें क्या निर्माण होता है, तो इसमें जो निर्माण होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको और क्या कहा जाता है, इसे पायलट कण भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी कहा जाता है। ठीक है, 3 बातें। चलिए अब सवाल आता है कि सेल में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या एक्चुअली में, ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें जो ऊर्जा होती है ना एटीपी रूप में होती है। ठीक है, एटीपी के रूप में होती है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारकाई जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। कोशिका का क्या है, ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। बहुत बारी सवाल आया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसे आप छाप कर रखिएगा दिमाग में भी और अपने नोटबुक में भी। अंतः प्रद्रव्य जालिका या इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसकी बनी होती है और है क्या। सबसे पहले कि यह बनी होती है किसकी बनी होती है ये पहले आप जाने। ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, पहला चीज़। दूसरा कि ये परिवहन अंग है। क्या, यह परिवहन अंग है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। नेक्स्ट सवाल आते हैं जो भी जहाँ से सवाल आते हैं लवक से, डायरेक्ट लवक से सवाल आते हैं कि लवक या प्लास्टिड, इसको प्लास्टिड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको डी कर लीजिए, TID। ठीक है, लवक या प्लास्टिड ये किस में पाया जाता है, पहला चीज़ की ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसी लवक में क्या होता है, एक होता है वर्णक जिसको कहते हैं क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरो जो होता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल में क्या होता है, कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मदद करता है क्लोरोफिल। और किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। लवक का जो 3 प्रकार होता है, ठीक है, लवक का या प्लास्टिड का 3 प्रकार होता है, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट है जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। दूसरा कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो 3 प्रकार है वो लिख लीजिए। एक तो होता है लिकोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा लिखिए क्लोरो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड लिखिए आप लोग क्रोमोप्लास्ट, CHRO, क्रोमोप्लास्ट। जब आप प्लांट बनाते हैं ना, अगर आप कोई प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका जड़ हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे पत्ती है ना, चलो बड़ा पत्ती बन गया। और यहाँ पे फूल हो गया, ये फूल हो गया। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो कहलाता है आपका जो फूल वाला भाग है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये होता है क्रोमो। पत्ती वाला में को कहते हैं क्लोरो। ठीक है, और लास्ट वाले जो होता है लिको, ये लिकोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे ऊपर में क्रोमोप्लास्ट जो फूल वगैरह उसका जो होता है, जो रंग कलरफुल होता है। ठीक है, कलरफुल होता है वो। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो होते हैं जो क्या होते हैं कि ये आपका जो होता है ये मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा पत्ती। और थर्ड जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, नहीं लिकोप्लास्ट जो क्या होता है, रंगहीन होता है और या वाइट होता है ना। 3 बातें, लिकोप्लास्ट जो जड़ में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है, और क्रोमोप्लास्ट जो फूल या बीज में पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग होता है। तो तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं लाइकोपीन वर्णक। ये है क्या, लाइकोपीन जो पिगमेंट होता है, इसी के कारण टमाटर का जो रंग होता है ना कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो देखिए पौधों में अगर भोजन का संचय का बात करें तो स्टार्च से होता है। ठीक है, स्टार्च उसका भोजन का संचय का रूप होता है। वहीं जंतु कोशिका, अगर जंतु कोशिका नहीं जंतु की बात करूँ तो जंतु में ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन।
एक सवाल में आते हैं कि कोशिका से जब हम पढ़ते हैं सवाल, तो एक होता है जाइलम, एक पढ़ते हैं पौधों में होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। कोशिका होता है, टिश्यू होता है, ठीक है। एक कोशिका होती है या टिश्यू जिसको कहते हैं, टिश्यू जिसको कहते हैं, सॉरी, प्लांट में ही पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम एक तरह का टिश्यू है। तो जाइलम का काम क्या है भाई? तो पौधों से, जो पौधे के जड़ होते हैं वहाँ से जल और खनिज लवण को पूरे शरीर में, पौधे के पूरे भाग में पहुँचाया जाता है। वही अगर बात करें फ्लोएम का, तो पत्ती में जो भोजन बनता है, तैयार होता है, वो जो भोज्य पदार्थ है पूरे फिर शरीर के हर पार्ट में पहुँचाया जाता है, इसको कहते हैं फ्लोएम। सवाल बहुत आता है यहाँ से, ठीक। आइए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमल। इनेमल होता है कि जो दांत, देखे ये दांत होता है, इसी के ऊपर से एक क्या होता है, लेयर होता है, जिसी को कहते हैं इनेमल। ये सबसे कठोरतम जो होता है पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अग्नाशय। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अग्नाशय, या इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। ये कैसा ग्लैंड है? तो ये होता है मिश्रित या मिक्स ग्लैंड इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। और इसी के बीटा सेल से बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। और इसी इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? इसी की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है ना। चलिए आते हैं लार के बारे में पढ़ते हैं। लार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार क्या करता है, अगर सीधी भाषा में जाने समझे कि लार का काम क्या होता है। ये जो लार होता है ना, वो हमारे मुंह में जो खाने के माध्यम से, हाथ के माध्यम से जो बैक्टीरिया प्रवेश करता है, या कोई भी ऐसी जीवाणु विषाणु जो प्रवेश करते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, है ना। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में जाते हैं वो मार देता है। अक्सर बच्चों में देखिए ज़्यादा लार आता है, ठीक है, लार गिरता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, उससे बैक्टीरिया उनको पेट में जा सकता है, उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं पहले स्टेज में मुंह में ही उसको क्या होता है, लार मार देता है उसको। तो लार, आखिर लार में ऐसा क्या होता है कि मार देता है? तो उसमें एक एंजाइम होता है, दो तरह का एंजाइम नोट कीजिएगा। एक तो लाइसोजाइम होता है, ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश वाला में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सही से लिखा हुआ है लाइसोजाइम। दूसरा होता है टाइलिन, ठीक है, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, लाइसोजाइम और टाइलिन, ठीक है। दोनों तरह का एंजाइम पाए जाते हैं। इसका काम ये है कि जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारते हैं, वायरस नहीं, बैक्टीरिया को, ठीक। चलिए अब आते हैं लीवर के बारे में बात करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वह है लीवर। और याद रखिएगा यहाँ से एक और मैंने बताया था बात, क्या मैंने बताया था कि लीवर जो होता है ना, इसको मानव शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ठीक। इसे मानव शरीर का क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और रीजनरेशन की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। अगर इसको एक थोड़ा से काट भी दिया जाए तो ये अपने फिर से वापस उसमें क्या होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, फिर से वो डेवलप हो जाते हैं। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई लीवर, यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। और याद रखिएगा मानव शरीर की प्रयोगशाला से कहा जाता है। अगर किसी को जहर दे दिया जाता है और जहर से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो इसकी जांच कहाँ से की जाती है? तो लीवर से पता लगा जाता है कि इसको जहर दिया गया है इस व्यक्ति को या नहीं, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? इसको मिटा लीजिए, काट लीजिए, थायराइड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है थायराइड। और सबसे छोटी, ये तो सबसे बड़ी हो गई, अगर सबसे छोटी पूछे तो, सबसे छोटी पूछे तो लिख लीजिएगा पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि, या जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डीएनए किसका बहुलक है, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डीएनए के द्विकुंडलित जो होते हैं ना, द्विकुंडलित या जिसको हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, कि खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम है वाटसन एंड क्रिक। दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने द्विकुंडलित मॉडल डीएनए का खोजा था, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन नेक्स्ट जो सवाल है ना, काफ़ी मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर थोड़े से अगर यहाँ पे टेक्निकली नहीं समझेंगे तो आपके एग्जाम में गलती होने के चांसेस होंगे। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी भी लिखा रहेगा, 23 जोड़ी, सिर्फ 23 भी लिखा रहेगा, या आपको 46 भी लिखा रहेगा, ठीक है। 23 भी लिखा रहेगा, 46 भी लिखा रहेगा, तो आप 46 पे टिक करेंगे। क्यों?
जब तक यहाँ पे जोड़ी नहीं लिखा जाए तब तक टिक मत कीजिएगा, वरना वो गलत हो जाता है। 23 नहीं होता, 46 होता है। 23 का पेयर होता है, ठीक है, 23 का पेयर होता है, जिसमें जो 22 जोड़ी होते हैं ना, और ये 23 जोड़ी किससे मिलकर बनते हैं? 22 + 1। ये 22 + 1 मिलकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि 22 तो होते हैं, काई का गुणसूत्र होता है। ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। 22 जो होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जो होता है ना, कायिक गुणसूत्र होता है, और एक होता है ना, लैंगिक गुणसूत्र होता है। और यही निर्धारित करता है कि, ये निर्धारित करेगा कि मेल है या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल। तो सवाल नंबर 26 पे आते हैं, कौन सा गुणसूत्र यह तय करता है कि लिंग कौन सा है? तो वही XY, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा था ना 22 जोड़ी, जहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे होगा XX और इसमें होगा XY, है ना, XY। तो दोनों में तो XX कॉमन थे, एक X और Y यही डिसाइड करता है, ठीक। चलिए, तो ये भी आता है 22 जोड़ी जो कायिक गुणसूत्र होता है ना, इसमें XX होता है, और लैंगिक गुणसूत्र में जो होता है ना, X और Y होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जो पुरुष में नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए, परिवार नियोजन, जो कि जनसंख्या वृद्धि के कंट्रोल को करने के लिए एक परिवार नियोजन जो था, योजना या अभियान चलाया गया था भारत में। इसके तहत क्या था? पुरुषों में नसबंदी करके जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना था, या फिर महिलाओं में नसबंदी करके क्या है, जो जनसंख्या पर कंट्रोल करना था। तो नसबंदी को कहा क्या जाता है? पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टॉमी। और इसमें, और पुरुषों में ही एक हार्मोन पाया जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको कहते हैं टेस्टिस्टेरोन, ठीक है, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। वही आते हैं महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक, ठीक है, या आधा कर लीजिए ट्यूबेक्टॉमी। और महिलाओं में 2 तरह के हार्मोन होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या मैमल ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, एस यहाँ पे कर लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है? ये हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है, चूंकि यहाँ पे लैक्ट है, लैक्ट यानी कि मिल्क, ठीक है। चलिए, जो पुनारुद्ध भवन है ना, पुनारुद्ध भवन छोड़िए, रीजनरेशन की क्षमता किसमें सबसे कम होती है? तो अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक क्षमता होती है लीवर में, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी काट ले, जब बाद में अपने आप ऑटोमेटिक वो डेवलप हो जाता है। इसलिए जो रीजनरेशन की क्षमता होती है लीवर में ज़्यादा होती है। वहीं न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। इसकी जो रीजनरेशन की क्षमता होती है काफ़ी कम होती है। अब आते हैं बायोलॉजिकल घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है? पिनियल ग्लैंड। ये ब्रेन में ही पाया जाता है, ब्रेन के बीचों बीच ये पाया जाता है, ठीक है, जो आपके फोरहेड होते हैं इसके बीचों बीच के जगह पे पाया जाता है पिनियल ग्लैंड। ये क्या करता है? आपको ये बताता है कि आपको नींद कब आना है, आपको सोना कब है, आपको भूख कब लग गई है ना, मीन्स कि आपको सोना कब है, आपको जागना कब है, ये बताता है आपको अचानक सा, या आप मीन्स कि जो डेली दिनचर्या करते हैं ना, इसके बारे में हमेशा आपको ये अवेयर कराता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मस्तिष्क, देखिए ब्रेन चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ब्रेन चैप्टर से सवाल आते हैं कि ब्रेन का भी सबसे एक सवाल आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग को क्या कहा जाता है? सेरिब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम, और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। भावनाओं का नियंत्रण तथा ताप का नियमन कौन करता है? ये भी ब्रेन में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक है, ये ब्रेन में पाया जाता है। और हाइपोथैलेमस इस बात का, ये जो फीलिंग है ना आपका, ये फीलिंग को बताता है या टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सवाल आते हैं कि पेसमेकर होता कहाँ पे? ये होता है हार्ट में। कहाँ होता है? हृदय में पेसमेकर होता है। और पेसमेकर को क्या कहा जाता है, या पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो साइनो एट्रियल नोड को, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिए, साइनो आर्टियल, है ना, एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड, ठीक। ये हृदय का धड़कना इसी के कारण होता है, पेसमेकर के कारण होता है, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड इसको कहा जाता है, पेसमेकर को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल आता है हार्ट के बारे में। मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हार्ट पे, ब्रेन पे, वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। चलिए, मनुष्य के हृदय जो हार्ट होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 2 अलिंद 2 नीले, ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। मछली में 2 होते हैं, ठीक। चलिए, रक्तदाब,
ब्लड प्रेशर का जो मापन किससे किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक, स्फिग्मो लिख लीजिएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर, थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आते हैं ब्लड का। ब्लड का पीएच मान होता है कितना है? 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड के बारे में सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे और भी जानकारी आपको दूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। पीएच मान ही सिर्फ याद रखें। और ब्लड कैसा उत्तक है? तो याद रखिए यह संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। अब आते हैं ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में जान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना, जिसका ओ निगेटिव होता है, क्या, जिसका भी ओ निगेटिव होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, और जिसका ए बी पॉजिटिव होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल रिसिप्टर। ठीक, यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो क्या करेंगे, जिनका ओ नेगेटिव है, ये किसी को भी खून दे सकते हैं, किसी को भी खून दे सकते हैं, लेकिन ये खून सबसे नहीं ले सकते। इनका अगर ओ नेगेटिव है जिनका खून, वही ले सकते हैं। वही यूनिवर्सल रिसेप्टर में ये होता है कि जिनका भी ए बी पॉजिटिव हो, किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप वाले से खून ये ले सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। वही बात करते हैं मनुष्य में जो ब्लड का जो होता है सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में पाया क्या जाता है? तो हीमोग्लोबिन करता क्या है भाई? तो इसमें ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा व जो तत्व होता है वो पाया जाता है। ठीक, भाई बात करते हैं ब्लड से रिलेटेड। एक होता है आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा कैसे जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्लीहा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्लीहा। ठीक, देखिए हार्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि धमनी और एक सीरा। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टरी, इसमें कैसा खून होता है, इसमें कैसा ब्लड होता है? इसमें शुद्ध रक्त होता है ना, इसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक, और वही बात करते हैं वेन में, तो इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के साथ घुला हुआ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसको कहेंगे शुद्ध रक्त। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 रिलेटेड होगा, CO2 मिक्स ब्लड होगा, उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, इसी का एक एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन दोनों का है, याद रखिएगा। ये तो गया। एक्सेप्शन में क्या लिखिएगा कि जो पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी, इसमें कैसा होता है? इसमें इम्प्योर होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। उसी तरह इसका भी एक एक्सेप्शन है। किसका? वेन का भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, इसमें कैसा रहता है? प्योर ब्लड। ठीक है, इसमें कैसा ब्लड रहता है? प्योर ब्लड, है ना। तो बात दोनों याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ मूत्र का जो रंग होता है पीला, किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम जो होता है ना, उसके कारण। किडनी का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। और इसका काम क्या होता है? किडनी का जो रक्त का होता है ना, उसका रक्त को शुद्ध करना ही बेसिकली इसका काम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 50 पे आते हैं कि सार्वजनिक जो मूत्राशय होता है ना, जो पब्लिक टॉयलेट होता है, उसे देखते होंगे ना, काफ़ी तीक्ष्ण गंध आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। किसके कारण? तो होता है अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डायलिसिस कब होता है या किस कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है? किडनी के खराब हो जाने पर। जब किडनी आपका ब्लड को प्यूरिफिकेशन नहीं करता है, तो क्या होता है कि ब्लड को शरीर से किसी भी जो व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है, उसके शरीर से रक्त को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, उसमें शुद्ध किया जाता है, दूसरी ओर से शुद्ध करके जो शुद्ध वाला रक्त है ना, उसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ से आएगा, ये मशीन से लगेगा, दूसरी तरफ से ये क्या होगा? इम्प्योर आएगा, मशीन में प्यूरिफाई होगा और प्योर फिर शरीर में जाएगा, है ना। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, उसका इकाई को क्या कहा जाता है? कुपिका, हिंदी में, इंग्लिश में एल्वियोली कहा जाता है। ठीक,
SARS ये है क्या? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से रिलेटेड ये क्या है, एक बीमारी है जिसका नाम है सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और इसी जो SAR की मैं बात करूं, COV2 था क्या? यही तो था ना कोरोना वायरस, यही तो था। ठीक है, जिसमें कि सांस की बीमारी थी और इसी के कारण तो सांस में मीन्स की दिक्कत आने से, सांस ना ले पाने के मीन्स की जो श्वसन तंत्र है, जो आपका फेफड़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें इन्फेक्शन जो कारण था, जिसके कारण लोगों की काफ़ी मृत्यु हुई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिलिकोसिस किसको, सिलिकोसिस है क्या? यहाँ पे को कर लीजिएगा। सिलिकोसिस जो खान होता है ना, खानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अक्सर ये बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी, सिलिका मीन्स मिट्टी, वो क्या होता है, सांस के माध्यम से उनके शरीर में जाता है और इससे सांस संबंधी बीमारी हो जाता है। एल्जाइमर कौन सी बीमारी है भाई? ये मस्तिष्क की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, इसमें भूलने की बीमारी। कोई व्यक्ति एक अभी आपको मीन्स कि वो अभी कुछ आपने उससे बातें की, वो कुछ ही देर के बाद वो भूल जाए। कई बार ऐसा होता है कि खुद का नाम भूल जाता है ना, उसको क्या करना है क्या नहीं, उस सारी बातें क्या होता है, भूल जाता है, बहुत ही जल्दी वो भूल जाता है ना, भूलने की जिसको कहते हैं बीमारी। और अक्सर ये होता है जब ब्रेन पर आपका चोट वोट लग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कई बार एल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाता है। ठीक, चलिए मनुष्य के अक्षीय कंकाल, जो खोपड़ी होता है ना, और ये सीधे आकर ये खोपड़ी से लेकर जो उनका होता है ना रीढ़ की हड्डी, जो इंड पॉइंट तक, इससे जो जुड़े होते हैं ना, इसी को कहते हैं अक्षीय कंकाल। इसमें कुल कितने हड्डी होते हैं? पूरे 80 हड्डी होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आपका पसली भी शामिल है, रीढ़ की हड्डी भी शामिल है, खोपड़ी भी शामिल है, आपका सर भी शामिल है, कान का हड्डी भी शामिल है, तो सारे हड्डी शामिल है। कुल मिलाकर इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल और पूरी संख्या 80 है। ठीक है, चलिए मनुष्य में जो पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये जो पसली होता है ना, ये कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी, यानी कि 12 इधर का 12 इधर का, मीन्स कि 12 जोड़ी अर्थात 24। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। हिंदी में कई बार उरु भी कहा जाता है। ये खोखली हड्डी होता है। तो सवाल ऐसा आ जाता है कि मानव शरीर में खोखली हड्डी किसे कहा जाता है? तो फीमर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उंगलियों में जो हड्डी की संख्या होती है कितनी होती है? 14 होती है ना। उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। एक हाथ में और दोनों हाथ में मिलाकर बात करें तो 28, और जोड़ा के हिसाब से पैर की मैं बात करूँ तो 14 पैर, 14 एक लेफ्ट हैंड में और 14 राइट हैंड में, कुल मिलाकर 28। हाथों की कुल हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो हड्डी हो जाती है हड्डियों की कुल संख्या 30 जोड़ी अर्थात 60, एक हाथ में 30, तो 28 ऐसे हो गए। और दो ऊपर के हैंड में हो गया है ना, कलाई से जो ऊपर का भाग दो हो गए, वो हड्डियों के दो, तो 28 और 2 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जो रीढ़ बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, या मेरुदंड बोलते हैं या बैकबोन कहते हैं। इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 26 होती है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में 26 कहलाता है, और बच्चों में ये 33 होता है। ठीक है, बच्चों में कितनी होती है संख्या? इसमें 33 होती है। ठीक, चलिए खोपड़ी की मैं बात करूँ, देखिए खोपड़ी और ये सिर दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। खोपड़ी में मैं बात करूँ तो 22 हड्डी होती है। कान वाली हड्डी जो 6 होते हैं ना, 3 लेफ्ट का 3 राइट का, उसको छोड़कर। ठीक, जिसमें 14 तो फेस में होते हैं और 8 कपाल में होते हैं, है ना। खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या 22 होती है। ठीक, चलिए सिर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। तो 22 तो हो गया आपका, जो ये पहले से 22 है ना, और 6 28 कान वाला हो गया। एक होता है, एक और हड्डी होता है जिसको कहते हैं हाइयोड। ठीक है, एक और हड्डी होता है, एक होता है जिसको कहते हैं हाइयोड। ठीक है, ये गले के पास होता है ना, गले के पास की हड्डी होती है। कुल मिलाकर हो जाता है 22, कान की हड्डी 6 और 1 हाइयोड। ठीक है, कुल मिलाकर 29। ADH हार्मोन ये है क्या? तो पीयूष जो ग्रंथि होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है कि बार बार मूत्र आना, है ना, बार बार मूत्र आना, ऐसा होता है इसमें। ठीक, चलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है क्या? ये पहले तो बात तो यहाँ पे लिख लीजिए कि फीमेल में ये पाया जाता है ये हार्मोन। और ये क्या करता है, कौन सा रोल प्ले करता है? इट प्लेस अ रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड इन अ फीमेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कैल्सीटोनिन
कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? ये थायराइड जो ग्रंथि होता है ना गले में, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, उसी से ये क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक, दो जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार देखने को बनता है, जैसे कि क्वासी और कोर, दूसरा मैरस्मस रोग। ये दोनों रोग किसकी कमी से होता है? पहली बात तो प्रोटीन की कमी से तो होता है। इसमें क्या होता है ना, क्वासी और कोर में बच्चा का जो शरीर हो जाता है ना दुबला पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और दूसरी बात कि पेट बाहर की ओर आ जाता है, पेट बाहर की ओर हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन। और मैरस्मस जो बीमारी है ना, इसमें क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं उनके उनके जो मांसपेशी क्या होते हैं, मांसपेशी ये क्या हो जाता है, ढीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढीले। ठीक है, ढीले पड़ जाते हैं। आते हैं हशीमोटो जो रोग होता है ना, हशीमोटो का रोग का संबंध भी किससे है? थायराइड ग्लैंड से ही है। ठीक है, इसका भी संबंध थायराइड ग्लैंड से है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये भी क्या होता है, किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक, चलिए डायबिटीज की अगर मैं बात करूँ कि डायबिटीज रोग का संबंध किससे? ये पैंक्रियास से, इंग्लिश में कहते हैं अग्नाशय है। और इसी में एक सेल होता है बीटा सेल, बीटा कोशिका, और इसे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, और इसके कमी से डायबिटीज रोग होती है। ठीक है, चलिए मीना माता है ना, मीना माता रोग का संबंध किससे? पारा से। आपके खाने पीने या खाद्य पदार्थ में अगर पारा की मात्रा किस ज़्यादा है और इसी के कारण होता है मीना माता रोग। इटाइटाई अगर आपके खाद्य पदार्थ में या खाने पीने के सामान सामग्री में कैडमियम की अगर ज़्यादा अधिकता मात्रा होती है तो इससे इटाइटाई रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे? तो नाइट्रेट से। ठीक है, इसमें भी अधिक खाद्य पदार्थ में कुछ भी ऐसा नाइट्रेट पाया जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आते हैं आई के बारे में बात करते हैं, आंखों के बारे में या नेत्र के बारे में बात करते हैं, जहाँ से सवाल आता है जैसे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, या निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसके लिए कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल। ठीक है भाई, दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। ठीक है, निकट अवतल, दूर उत्तल। ठीक, आते बात करते हैं वर्णअंता जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, जिसमें होता है क्या है, आपका कलर का पहचान जो होते हैं ना, कलर का डिफरेंस आप नहीं कर पाते। इसमें जो डिफरेंस होता है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पेशेंट में क्या होता है, कलर डिफरेंस नहीं कर पाते। अब आते ताने नहीं कर लीजिए, इसे तने कर लीजिए। ठीक है, तने का जो रूपांतरण होता है ना, मोडिफिकेशन से उत्पन्न होते हैं कौन कौन? हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। इसका ट्रिक याद रखिएगा, हद कर दी आपने। ह से हल्दी, द से अदरक, क से केसर, कर से केसर, फिर उसके बाद अ से आलू और प से प्याज। ठीक, चलिए आते हैं विटामिन के बारे में बात करते हैं कि विटामिन वो कौन सा दो विटामिन है, या वो कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है, बी और सी। वो कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है, ए डी ई ए के। ठीक है, ए डी ई के। कॉलन कामा, देखिए बात करते हैं टिश्यू के, जब पढ़िएगा प्लांट टिश्यू में ये देखने को मिलेगा कि एक पौधे में कॉलन कामा उत्तक होता है, जिसको कहते हैं स्थूल उत्तक। इसका काम क्या है, जो पौधों में होते हैं ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन इसको प्रदान करता है। वही बात करते हैं स्क्लेरन कामा जिसको कहते हैं दृढ़ उत्तक। ये क्या करता है कि पौधों में कठोरता या यांत्रिक शक्ति जिसको कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रदान करता है। ठीक, फिर बात करते हैं एरियोलर है ना, इसको ई कर लीजिए यहाँ पे, एरियोलर टिश्यू। ये होता कहाँ पे है या काम क्या है? पहले तो एरियोलर टिश्यू का काम क्या है? ये त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। क्या करता है? त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है या दो मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। ये होता क्या है? तो ये त्वचा के नीचे जो चर्बी के रूप में पाया जाता है, अक्सर चोट वोट लगने पर ये क्या करता है, जो और भी इंटरनल ऑर्गन उनको हानि होने से, क्षति होने से बचाता है। ठीक है, देखिए लिगामेंट टेंडन, ये दोनों सवाल बहुत बार सवाल है एग्जाम में। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, आते हैं जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना प्लांट का, जो है प्लांट जो किंगडम हो गए क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम जो होते हैं क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, किसने स्थापित किया था? आर एच वाइटेकर ने। ठीक है, या आर वाइटेकर ने।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। अब आते ब्लड। देखिए ब्लड का जो प्लेटलेट से जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ब्लड प्लेटलेट से जो रक्त के थक्का में मदद करता है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। और रक्त का थक्का बनना कहा जाता है फाइब्रिन। और विटामिन के कारण भी रक्त का थक्का बनता है ना। तो देखिए जब हाथ पैर कट जाता है ना तो बाहर से, ठीक है, बाहर में जो थक्का बनता है, बाहर एक्सटर्नली जो आपको चोट वोट या जख्म होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कटने पर थक्का बन जाता है, तो वहाँ पे फाइब्रिन मदद करता है। अगर इंटरनली पार्ट में अगर क्लॉटिंग होता है वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन वहाँ पे मदद करता है। और विटामिन के भी होता है जो कि रक्त थक्का जो होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। चलो अब आते हैं कवक का अध्ययन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फंगी। फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वही बात करें शैवाल, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। किडनी में बढ़ने वाला जो पथरी होता है ना किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक। मनुष्य में जो होता है स्पाइनल कॉर्ड होते हैं या तंत्रिका की बात करें उसकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 31 जोड़ी, ठीक है। वही मनुष्य में कपाल में कितनी जोड़ी होती है तंत्रिका? तो वो होती है 12 जोड़ी, ठीक है। चलिए तंत्रिका उत्तक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है या नर्वस सेल कहा जाता है। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण। विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? गोपाल्ट। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकावालामिन। सोने की बीमारी जिसको बहुत स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं इंग्लिश में, कि किस परजीवी के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपोटिपेनोसोमा। और इसका जो वाहक है ना, वो वाहक कौन है? सीसी मक्खी, ठीक है। वही बात करते हैं काला जार, सीसी मक्खी हो गया ना। चलिए यहाँ तक तो बात होगी, सीसी मक्खी होगी। और इसमें अगर मैं बात करूँ कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये ब्रेन इसमें प्रभावित होता है ना। काला जार लिस्मेनिया डोनोवानी जो परजीवी द्वारा ये फैलता है और इसका वाहक है बालू मक्खी, है ना। ये बालू मक्खी। और इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? बोन मैरो, बोन मैरो इसका प्रभावित अंग है। इसमें तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। पेचिस की जो है, पेचिस किस परजीवी के कारण होता है? एंटमीबा हिस्टोलोसिका जो परजीवी है उसके कारण होता है। और इसका प्रभावित अंग है क्या? आंत, ठीक है। इसी में क्या होता है? इसमें होता है क्या कि श्लेष्मा एवं खून जो होता है ना उसके साथ दस्त होता है पेचिस में। और परजीवी का नाम एंटमीबा हिस्टोलोटिका। अंग कौन सा? तो आंत। तो देखिएगा यहाँ पे 100+ वाली सीरीज